गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उर्दू सिलेबस बी पेपर नंबर 2 टोटल 50 नंबर का ये पेपर होता है और कैम्ब्रिज बोर्ड में ये 1.5 घंटा इस पेपर के लिए टाइम होता है। इस पेपर में 4 सवाल आते हैं, चारों ही करने होते हैं। पहला सवाल सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जिसमें पहले आपको एक मिसाल दी गई होगी, यानी उसने क्वेश्चन दिया होगा, फिर नीचे उसका आंसर भी उसने दे दिया होगा। यानी आपको उस मिसाल को अच्छे से पहले पढ़ना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग उसने 5 सवाल आपको देगा, यानी 5 लाइनें देगा और आपने उसको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना होगा उस मिसाल के मुताबिक। अच्छा, मिसाल में कभी वो ओरिजिनल लाइन को फिर जो आगे उसका आंसर लिखेगा, बाज़ औक़ात फ़िलहाल को माजी में ले जाता है, फिर बाज़ औक़ात फ़िल माजी को मुस्तकबिल में ले जाता है, मुस्तकबिल को हाल में ले आता है, यानी कुछ ना कुछ वो करता है। बाज़ औक़ात मनफी को मुस्बत बना देता है, मुस्बत को मनफी। यानी आपने बेसिकली उस मिसाल को अच्छे से जो है वो रीड करना है और फिर उस मिसाल के अकॉर्डिंग आपने जो नीचे 5 सेंटेंसेस होंगे जिसको वो ट्रांसफॉर्म करने को कहेगा, आपने उस मिसाल के मुताबिक करना होगा। गॉट इट? अगर मुस्बत से मनफी कहा हुआ है तो अब आपने हर सेंटेंस को ही मुस्बत से मनफी करना है। अगर हाल को मुस्तकबिल में कहा हुआ है तो आपने हर सेंटेंस को ही हाल से, क्योंकि उसने हाल वाला दिया होगा, और नीचे जो आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा मुस्तकबिल में करना होगा। एंड यानी द थिंग इज कि उस मिसाल के मुताबिक आपने 5 सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है। उनमें जो 5 सेंटेंसेस दिए होंगे, जो सवाल होगा वो उसने पूरी कंप्लीट लाइन दी होगी और जो आपने आंसर करना होगा वो इनकम्प्लीट लाइन दी होगी, जो आपने ऊपर मिसाल के मुताबिक अब उसको कंप्लीट करना होगा। अच्छा, तो आए अब हमारे पास जो मिसालें हैं, यानी अब हम मिसालों को बेसिकली उस तरह की मिसाल तो मैं आपको अभी नहीं दे रहा, जिस तरह से आपको ऊपर वाला सेंटेंस दिया होगा उस तरह आपने नीचे करना होगा। इससे आपको ना कवरिंग होना शुरू हो जाएगी और फिर आप डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। तो पेपर में ये 5 सेंटेंसेस होते हैं बेटे, हर सेंटेंस का 1 नंबर होता है और इस सवाल के 5 नंबर होते हैं। यानी सवाल नंबर 1 सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का 5 नंबर होते हैं। तो आए हम प्रैक्टिस करते हैं अब, तो क्योंकि पेपर में भी 5 सेंटेंसेस आएंगे तो हम यहाँ पे 5 सेंटेंसेस को ही जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इस मुजस्मे को बहरी जहाज के जरिए बड़े बड़े हिस्सों में पहुंचाया गया। अब ये देखें, ये एक उसने सेंटेंस लिखा है, हम इसको इसके मुताबिक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि बहरी जहाज के जरिए इस मुजस्मे को बड़े बड़े हिस्सों में पहुंचाया गया। यहां पे आ जाएगा तो ये देखें इसके मुताबिक ये ट्रांसफॉर्म हो गया। एक और सेंटेंस देखें, इस मुजस्मे को जोड़कर न्यूयॉर्क के करीब स्टेटन आइलैंड पर नस्ब किया गया। तो ये देखें, न्यूयॉर्क के करीब स्टेटन आइलैंड पर इस मुजस्मे को जोड़कर नस्ब किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, एक अमरीकी ने आवाज की रफ्तार को जमीन पर भी मात देकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो देखें, आवाज की रफ्तार को जमीन पर मात देने का रिकॉर्ड एक अमरीकी ने जमीन पर भी कायम किया है। अच्छा, जमीन पर तो पहले ही आ गया और मात भी आ गया, तो आवाज की रफ्तार को जमीन पर मात देने का रिकॉर्ड एक अमरीकी ने कायम किया है। एक अमरीकी ने कायम किया है, बस यहाँ पे आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, ख्वाह हम कितनी ही तरक्की कर लें, हमें अपनी तारीख और अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। तो ये देखें जी, तरक्की करने के साथ साथ हमें अपनी तारीख और माजी को नहीं भूलना चाहिए। अगला सेंटेंस देखें, जो जबान पर अबूर रखता है वो अपने ख्यालात दूसरों तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है। तो ट्रांसफॉर्म इसको देखें, अपने ख्यालात दूसरों तक कामयाबी से पहुंचाने के लिए जुबान पर अबूर रखना जरूरी है। अपने ख्यालात दूसरों तक कामयाबी से पहुंचाने के लिए जुबान पर अबूर रखना जरूरी है। तो बेटे इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि बहुत सारा आप लफ्जों को ना कुछ और अच्छे लफ्जों में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, जैसे बेहतर तरीके से, तो ये देखें इसने लिखा हुआ कामयाबी से। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ था अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए, तो आप यहाँ पे लफ्ज फरामोश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इसी का ऑल्टरनेट वर्ड है, ज्यादा अच्छा। तो ये देखें, तरक्की करने के साथ साथ हमें अपनी तारीख और माजी को फरामोश नहीं करना चाहिए। तो बेटे ये चीजें इस पर रिक्वायर्ड होती हैं कि आप बेहतरीन लफ्जों को ऑल्टरनेट लफ्ज यूज करना होगा आपको।
क्योंकि जितना आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे उतना ही आप इस सवाल में अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। उर्दू सेकंड लैंग्वेज पेपर नंबर 2 में जो सवाल नंबर 2 होगा बेटे, वो मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज होगा। जैसे आप छोटी क्लासेस में खाली जगह एक पैराग्राफ होता था, उसमें खाली जगह पुर करते थे, उसमें और ओ लेवल्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि जस्ट लाइक अब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स वगैरह का पेपर नंबर 1 आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक सवाल होता है और आपके नीचे 4 चॉइसेस होती हैं जिसको आपने राइट चॉइस को टिक करना होता है। उर्दू का पेपर भी न्यू पैटर्न पे सवाल नंबर 2 का क्लोज पैसेज का ऐसे उन्होंने बना दिया है। अच्छा, एक पैराग्राफ होगा जिसमें 10 खाली जगह होंगी और उस 10 खाली जगह के ऊपर ना उसने नंबर किए होंगे। जैसे सवाल नंबर 1 के अंदर ना 5 सेंटेंस थे, तो अब सवाल नंबर 2 में पहली ब्लैंक स्पेस जो होगी उसमें उसने नंबर 6 यानी 5 के बाद 6 का उसने स्टार्ट किया होगा, फिर अगली खाली जगह में 7 और फिर 8 और फिर इस तरह से 10 खाली जगह होंगी और उसमें नंबरिंग की होगी 6 से लेके ऑनवर्ड। नंबरिंग से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा, पैराग्राफ के एंड के ऊपर अब वो उसने पहली खाली जगह जिसमें उसने नंबर 6 लिखा हुआ था, तो पैराग्राफ के एंड पे उसने 6 लिख के आपको 4 लफ्ज दिए होंगे। उन चारों लफ्जों में से एक लफ्ज जो है वो ठीक होगा, तो वो आपने उसको टिक करना होगा कि जी ये फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 में लगेगा। उससे अगली वाली फिल इन द ब्लैंक्स को उसने नंबर 7 का नाम दिया होगा, तो उसने उससे आगे नंबर 7 लिख के फिर 4 लफ्ज दिए होंगे और आपने उसमें से राइट वर्ड को टिक करना होगा कि जी ये नंबर 2 वाली फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से 10 खाली जगह होंगी। तो ये सवाल जो है कैम्ब्रिज के पेपर में 10 नंबर का आता है, इसलिए इस सवाल को अब कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्लोज पैसेज। अच्छा बेटे, मेरे पास अभी जो पैराग्राफ है उसमें हमने उस तरह से 4 ऑप्शंस नहीं बनाई। असल इस पैराग्राफ का जो चीज़ है वो ये कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना आना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपको फिल करना आता है तो चाहे वो मल्टीपल चॉइस की सूरत में दे दिया जाए या नीचे ज़ख़ीरा अल्फाज की सूरत में दे दिया जाए, यानी कुछ वर्ड्स दे दिए जाए, आपको पता चल जाता है कि ये वर्ड यहाँ पे फिट होना है। यानी जितना ज़्यादा आप रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रिप होती चली जाती है इस तरह के सवाल के ऊपर। ये बहुत आसान सवाल है, तो आए ज़रा एक प्रैक्टिस करते हैं एक पैराग्राफ को। तो ये देखें कि एक दफ़ा किसी गाँव में एक आदमी रहता था, उसने 2 पालतू जानवर पाल रखे थे। उनमें से एक जानवर तो कुत्ता था और दूसरा गधा। उसे अपने दोनों जानवरों से बेहद प्यार था और वो उनका हर लिहाज से डैश रखा करता। तो ये देखें, अब ये पढ़ते पढ़ते आपको क्या इसमें फीलिंग आ रही है कि हर लिहाज से ख्याल रखा करता था। तो आए नीचे लफ्ज़ों में देखते हैं कि शायद कोई इस तरह का लफ्ज़ हो। तो ये देखें जी, ये लफ्ज़ है। तो ये देखें, ये लफ्ज़ आया और भी हम पढ़ लेते हैं बाकी लफ्ज़ों को। तो ये लफ्ज़ है जी ख्याल, तो ये वो ख्याल रखा करता था, उसमें आ जाएगा। गधे पर सामान लाद कर वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और अपनी रोजी कमाता, जबकि कुत्ता सारा दिन घर की रखवाली करता। गधा जब कुत्ते को मालिक की गोद में बैठे हुए देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता। हालांकि मालिक दोनों को बराबर का प्यार और मोहब्बत देता था, लेकिन ये एक ऐसी बात थी जो गधे को डैश गुजरती। यहाँ पे नागवार आना चाहिए। तो जिनकी उर्दू थोड़ी बेहतर है उनको तो फौरी तौर पे ये समझ आ गया होगा, लेकिन जिनकी प्रैक्टिस कम है वो भी ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करें। ये आप पढ़ते पढ़ते आपको खुद ही फीलिंग आ जाती है कि ये लफ्ज इसमें आएगा, नागवार गुजरती। तो आए देखते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज यहाँ पे है कि नहीं। तो ये देखें, ये लफ्ज लिखा हुआ है नागवार, तो यहाँ पे नागवार गुजरती। मुझे भी मालिक की गोद में बैठना चाहिए, चनाचा वो जब थका मानता। अच्छा बेटे, ये बहुत अच्छा लफ्ज है। वोकैबुलरी को भी आपने साथ ही साथ अपने जहन में बिठाते जाना है, या कोई एक कॉपी बनानी है और वहाँ पे अच्छे लफ्ज आपने लिखने हैं ताकि पेपर के करीब करीब आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी आ जाए। उसको बार बार पढ़ना है और अपनी उर्दू में जो भी पेपर में सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 यानी तमाम सवालों में आपने बेहतरीन वोकैबुलरी को यूज करना होता है, उतने ही ज्यादा नंबर आते हैं। तो थका मांदा मीन के बहुत थका हुआ, टायर्ड। और हस्ब आदत कुत्ते को गोद में बिठाकर प्यार करने लगा, तो गधा अपनी जगह से दौड़ा और कुत्ते को धक्का देकर खुद उसकी जगह बैठने की कोशिश करने लगा। गधे की इस हरकत से मालिक को डैश भी आई क्योंकि उसकी गोद में बैठा होगा तो चोटें आई होंगी या खराशें आई होंगी। खराशें तो एक्चुअली कोई जो है खुरदरी चीज से आती हैं, तो खराशें तो नहीं, चोटें आई होंगी। तो देखते हैं जी, यहाँ पे ये देखें, चोटें भी आई और उसका नुकसान भी हुआ। मालिक को गधे की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया और उसने छड़ी पकड़कर गधे को पीटना शुरू कर दिया। पीटना कहते हैं मारना,
यहाँ तक कि गधा निढाल होकर, ये देखें ये अच्छे अच्छे लफ्ज हैं, निढाल होकर, पीटना, तो ये आपने वोकैबुलरी अपनी बनानी है। निढाल होकर कहते हैं कि मार मार खा खा कर वो गिर गया, उसे अपनी बेवकूफ़ी की सजा मिली। रात को कुत्ता गधे के पास आया और उसे समझाने लगा, ए दोस्त, खुदा ने हर किसी को एक मखसूस काम के लिए पैदा किया है, तुम्हारा काम डैश करना है। अच्छा, अब क्योंकि सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था मालिक, तो इस तरह की जो जानवर होता है जो इस तरह का काम करता है उसको कहते हैं बारबरदारी। ये लफ्ज है बारबरदारी, कहते हैं सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तुम्हारा काम बारबरदारी करना है और मेरा काम घर की रखवाली के साथ साथ मालिक का दिल बहलाना है। हम दोनों का मकसद मालिक की खुशनुदी है। ये बहुत अच्छा लफ्ज है, खुशनुदी कहना यानी उसको खुश रखना। लिहाजा अगर मैं मालिक की गोद में बैठता हूं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम भी ऐसा करो। हर एक को अपनी डैश के मुताबिक ही काम करना चाहिए। डैश के मुताबिक यानी सलाहियत के मुताबिक या औकात के मुताबिक। तो देखते हैं यहाँ पे कोई लफ्ज, ये एक लफ्ज तो आया हुआ है, यस ये ही आएगा यहाँ पे। तो औकात के मुताबिक ही काम करना चाहिए और खुदा के बनाए हुए निज़ाम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कुत्ते की इस नसीहत का गधे पर खातिर ख्वाह, ये देखिए बहुत अच्छा लफ्ज है, खातिर ख्वाह यानी बहुत ज्यादा असर हुआ और उसने आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी करने से तौबा कर ली। सो बेटे, आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ते हुए 2 in 1 यानी एक तीर से 2 शिकार करने हैं, या में भी 3-4 शिकार भी आप कर सकते हैं। कि एक तो ये देखें आपको बेहतरीन तरीके से एक खाली जगह कंप्लीट करने का तरीका आ रहा है, दूसरा वोकैबुलरी आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत अच्छा आ रहा है। तो अंडरलाइन करके अपनी कोई कॉपी एक बनाएं अलग से और उसमें ये लिखते जाएं। उर्दू सेकंड लैंग्वेज पेपर नंबर 2 में सवाल नंबर 3 जो होता है वो डायरेक्टेड राइटिंग यानी मजमून नगारी का होता है और इसमें मजमून नगारी के अलावा भी कुछ चीज़ें और शामिल हैं इस सवाल के सिलेबस में। सवाल नंबर 3 का भी एक सिलेबस है तो इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हम पहले मजमून निगारी को ग्रिप करेंगे। ये सवाल जो कैम्ब्रिज के पेपर में आएगा 20 नंबर इसकी वेटेज होगी। इसमें 2 पॉइंट आपको दिए होंगे उसने खुद से पेपर के अंदर, यानी टाइटल दिया होगा, उन्वान दिया होगा और कोई से 2 पॉइंट दे के वो कहेगा इसके ऊपर 200 लफ्जों का एक मजमून लिखे। इस सवाल की लिमिट होगी 200 लफ्ज। 200 लफ्जों से आपने एक्सीड नहीं करना। 200 लफ्जों से एक्सीड करेंगे तो वो 200 लफ्जों पे एक लाइन लगा देगा और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स या जितने भी आपने मटेरियल लिखा होगा उसको चेक करेगा। 200 लफ्जों के आगे व्हाटएवर जो आपने लिखा होगा that will not be checked, that will not be awarded marks. So keep this in your mind. You have to close your essay question number 3 in 200 words. ओके स्टूडेंट्स, इसमें 2 पॉइंट दिए होंगे और साथ ही साथ वो आपसे कहेगा कि अगर इसके अलावा आपके ज़हन में कोई पॉइंट आ रहा है तो आप उसके ऊपर भी मजमून में शामिल कर सकते हैं। यानी यू विल बी अलाउड टू इवन इंक्लूड एनी ऑफ द पॉइंट विच इज़ कमिंग इनटू योर माइंड। सो ये इसकी थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ किया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो आए एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मजमून पढ़ लेंगे, जितने ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पढ़ लेंगे तो उस तरह के पॉइंट्स आपके जहन में आ जाएंगे, उन पॉइंट्स के ऊपर मटीरियल आपके जहन में आ जाएगा। सो यू विल बी कंफर्टेबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन कंफर्टेबली इन द एग्जाम्स। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, याद करना है। तो टॉपिक एक हमारा है जी बसंत और उसके ऊपर ये पॉइंट्स हमने बनाए हुए हैं कि बसंत कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है, मौजूदा दौर में बसंत रात कैसे मनाई जाती है और बसंत के नुकसानात। अच्छा स्टूडेंट, कम से कम आपने 3 पॉइंट उसमें इंक्लूड करने होंगे। 2 तो वो खुद दे देगा, एक आपने खुद से अपने पास इंक्लूड करना होगा, क्योंकि वो एनकरेज करता है, अप्रिशिएट करता है ऐसे स्टूडेंट्स को जो क्रिएटिव होते हैं। अच्छा, इसमें साथ ही साथ आपको ये बता दूं क्योंकि 200 वर्ड्स इसकी लिमिट होती है तो आपने इक्वल वेटेज तकरीबन आपने देनी होती है। इसका मतलब है 65 to 70 वर्ड्स ईच पॉइंट को आपने देनी होती हैं। कीप दिस इन योर माइंड, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस, क्योंकि अगर आप किसी को बहुत कम वेटेज दे दोगे और किसी को बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली उसने ना जो 20 नंबर इस सवाल के होते हैं उसने उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया होता है नंबरों को, कि फॉर एग्जाम्पल 7 मार्क्स इसके हैं, 7 मार्क्स इसके हैं और 6 मार्क्स इसके हैं। तो इस तरह से उसने नंबरों को डिवाइड किया होता है। तो जितना एक अच्छा आप कॉम्प्रिहेंसिवली पॉइंट को कवर करेंगे उतना 7 मार्क्स आते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बसंत कब और क्यों कैसे मनाई जाती है, मौजूदा दौर में बसंत रात कैसे मनाई जाती है और बसंत के नुकसानात। तो पहला पॉइंट हम करने लगे हैं कवर।
बसंत त्यौहार बरसगीर के लोग खसूसन हिंदू और सिख मौसम बहार की खुशी में मनाते थे। सो ये बेटा इसके बैकग्राउंड है कि बसंत मौसम बहार की खुशी में मनाई जाती थी और ये बरसगीर के लोग यानी बिफोर पार्टीशन खास तौर पे हिंदू और सिख इसको मनाते थे। इस दिन लोग ढोलक बजाते, गाने गाते और गुड्डियां और पतंगे उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार करते थे। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द बसंत। मौजूदा दौर में बसंत रात कैसे मनाई जाती है, तो अब हम इसको पॉइंट को कैटर करने लगे हैं। तो ये देखें जी, बसंत रात को लोग छतों पर बरकी कुमकुमे कहते हैं, वो जो हाई स्पॉटलाइट्स होती हैं उसको कहते हैं, लगाकर सफेद पतंगे उड़ाते हैं। इस चकाचौंध कहते हैं बहुत तेज। इस चकाचौंध रोशनी में रात में दिन का गुमान होता है, यानी यूं लगता है जैसे दिन है। मंचले तेज आवाजों में गाने लगाते और ढोल बजाते और हल्ला गुल्ला करते यानी सेलिब्रेट करते हैं, शोर मचाते हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों और माहौल भों काटा की आवाज से गूंज उठता है। तो ये सेकंड पॉइंट आपने कवर किया कि मौजूदा दौर में बसंत रात कैसे मनाई जाती है। एंड तीसरा आप पॉइंट कवर करने लगे हैं बसंत के नुकसानात। तो ये है जी उसके ऊपर कुछ लोग पतंगबाजी के लिए धाती तार इस्तेमाल करते हैं, यानी वो मेटल वायर होती है बारीक सी, जो अगर बिजली की तार से छू जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। अलावा अजीब बिजली की तरसील मुनक़ता हो जाती है। तो यानी वो जो मेटल वायर यूज करते हैं, अगर वो उड़ाते अगर किसी बिजली की तार के साथ टच हो गई खुदा ना खासा इस तरह गिर के, तो वो करंट आ सकता है जिसने पकड़ी होती है डोर, तो उसके लिए जानलेवा हो सकती है, यानी डेडली उसके लिए हो सकती है। एंड नंबर 2, उस इलाके में अचानक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बिजली का ना। कुछ लोग पतंगबाजी में इतने महब हो जाते हैं, यानी इतने खो जाते हैं कि कभी छत से गिरकर या गाड़ी से टकरा कर जख्मी हो जाते हैं। डोर से हाथ और बाजुकात राहगीरों के गले कट जाते हैं और माली नुकसान इसके अलावा है। तो ये जी तीसरा पॉइंट आपने कवर किया था। सो ये मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाने लगा हूँ। 200 वर्ड्स का है, ईच पॉइंट आपने 65 to 70 वर्ड्स का आपने इसको कवर करना होता है। उर्दू सेकंड लैंग्वेज पेपर नंबर 2 के अंदर सवाल नंबर 4 ट्रांसलेशन का होता है, इन विच अ पैराग्राफ इज गिवन टू यू एंड यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट द पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी आपने पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज का ख्याल रखना होता है कि एक तो आपका कॉन्टिन्यूअस फ्लो, यानी एक रब्त कायम हो, यानी बेहतरीन उर्दू, हर अगला फिक्रा दूसरे से जुड़ा हुआ आगे की तरफ चल रहा हो, एक रब्त हो पूरा गुफ्तगू में, बेरब्त ना हो। नंबर 2, इसमें मुहावराती उर्दू आप जितनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, उतने ही ज्यादा इस सवाल में नंबर आएंगे। इस सवाल के 15 नंबर होते हैं। तो आए अब एक पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी इस सवाल के ऊपर ग्रिप होती जाएगी। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ, कंसंट्रेट। द ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ऑफ आवर स्कूल व्हिच वाज सेट अप about 15 years ago has been practically dead for the past few years. So इसके अंदर जो इंग्लिश के अल्फाज हैं जो मुश्किल, जिनको आपने उर्दू करना है, पहले मैं उसका आपको बता दूं। सेटअप जो इसको कहते हैं कायम करना। 15 years ago 15 साल कबल, एगो कबल। प्रैक्टिकली अमली तौर पे, डेड मुर्दा, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों से। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। The Old Boys Association of our school, which was set up about 15 years ago, has been practically dead for the past few years. हमारे स्कूल की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो तकरीबन 15 साल पहले कायम की गई थी, पिछले कुछ सालों से अमली तौर पर मुर्दा हो चुकी है। You can understand what a loss it has been to the school. आप समझ सकते हैं कि इससे स्कूल को कितना नुकसान हुआ है। द पॉपुलेशन एंड प्रेस्टीज, पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को, प्रेस्टीज इज्जत व वकार ऑफ अ गुड स्कूल डिपेंड्स ग्रेटली ऑन, डिपेंड्स कहते हैं मुनहसर होना, ग्रेटली ज्यादातर, ऑन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन विच एक्ट्स एज अ लिंक, लिंक कहते हैं रब्त को, ताल्लुक को, बिटवीन द स्कूल एंड द फॉर्मर स्टूडेंट्स, फॉर्मर कहते हैं पिछले गुजरे हुए, जो उसको कहते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। द पॉपुलेशन एंड प्रेस्टीज ऑफ अ गुड स्कूल डिपेंड्स ग्रेटली ऑन इट्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन।
which acts as a link between the school and the former students. किसी भी स्कूल की आबादी और इज्जत व वकार, किसी भी अच्छे स्कूल की आबादी और इज्जत व वकार उसके ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के ऊपर मुनहसर होती है, जो स्कूल और पिछले तालिब इल्मों के दरमियान एक रब्त का काम अंजाम देती है। इट ऑल्सो कीप्स अप द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कहते हैं ताल्लुक को, कीप्स अप कायम रखना, बरकरार रखना, बिटवीन टीचर्स एंड ओल्ड स्टूडेंट्स। ये उस असातिज़ा और तालिब इल्मों के दरमियान ताल्लुक को कायम रखने का काम भी करती है। इट इज अ प्लेजेंट थिंग for us to meet one another once or twice a year. Once कहते हैं एक बार, twice कहते हैं दो बार। Okay, pleasant thing, खुशगवार चीज, and to revive, ताज़ा करना, memories, याददाश्तें of happy days spent together, खुशगवार दिन जो इकट्ठे गुजारे हैं। It is a pleasant thing for us to meet one another once or twice a year and to revive memories of the happy days spent together. साल में एक या दो दफा मिलकर उन खुशगवार दिनों को जो हमने इकट्ठे बताए थे, उनकी यादों को ताज़ा करना हमारे लिए एक बहुत खुशगवार चीज होती है। तो फिर दोबारा, साल में एक या दो बार मिलकर उन बिताए हुए खुशगवार दिनों को जो इकट्ठे गुजारे थे, उनकी यादों को ताज़ा करना एक खुशगवार चीज होती है। The headmaster is proposing to revive. Proposing तजवीज़ देना, revive दोबारा उसमें जान डालना। Revive the old boys association and held a meeting at least once a year. हेडमास्टर साहब ने तजवीज़ दी है कि ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को फिर से बहाल किया जाए और उसकी साल में कम से कम एक बार इजलास बुलाया जाए। He has appointed me its secretary and asked me to write to all the old boys to ask them to take an active part in the association's activities. उन्होंने मुझे इसका सेक्रेटरी नामजद किया है। अपॉइंट कहते हैं नामजद करना। उन्होंने मुझे इस ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का सेक्रेटरी नामजद किया है और मुझे कहा है कि मैं तमाम पुराने लड़कों को लिखूं कि वो एसोसिएशन की कार्रवाइयों में, एक्टिविटीज कहते हैं कार्रवाइयां, एसोसिएशन की कार्रवाइयों में एक्टिव पार्ट, भरपूर हिस्सा लें। उन्होंने मुझे इस ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का सेक्रेटरी नामजद किया है और मुझे कहा है कि मैं तमाम पुराने लड़कों को लिखूं कि वो एसोसिएशन की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लें। The headmaster, being himself an old student of the school, is very enthusiastic. Enthusiastic कहते हैं पुरजोश होना about it. हेडमास्टर जो कि खुद भी इस स्कूल के एक पुराने तालिब इल्म हैं, इस चीज के बारे में बहुत पुरजोश हैं। He proposes to fix the school reunion day, as he calls it, sometimes in the last week of the May, when it will be possible for many of us to meet. उन्होंने तजवीज़ दी है कि स्कूल का रीयूनियन डे मई के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद किया जाए, क्योंकि उस वक्त हम में से ज्यादातर के लिए मिलना मुमकिन होगा, पॉसिबल मुमकिन होगा, मीट मिलना। He has given me every assurance of help and encouragement and has contributed some money from his own pocket to the Old Boys Association Fund. उन्होंने मुझे मदद और हौसला अफजाई की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई है। अश्योरेंस कहते हैं यकीन दहानी करवाना, encouragement हौसला अफजाई या हिम्मत अफजाई, हेल्प मदद। उन्होंने मुझे मदद और हौसला अफजाई की हर मुमकिन यकीन दहानी करवाई है और उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से कुछ रकम ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के फंड में कंट्रीब्यूट करना, कुछ हिस्सा भी डाला है। तो उन्होंने अपनी ज़ाती जेब से ओल्ड बॉयज एसोसिएशन फंड में कुछ रकम
हिस्सा डाला है। सो ये बेटे एक ट्रांसलेशन थी। जितने ज़्यादा पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर।